एक्सक्यूज मी हाँ बोलिए। सर। सर आपने कल बताया था ना कि गॉसियन जो सरफेस लेना है या फिर स्फीयर लेना है, वो कैसे लेना सर, एक बार फिर से बताना। ठीक है, हाँ जी, ट्रिक लिख लो, गॉसियन सरफेस अज्यूम करना ट्रिक। Trick 2. Assume the Gaussian surface. ये बोर्ड क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये बोर्ड पे जो मैं लिखता हूँ ये तुम लोगों को क्लियर दिखता है कि नहीं दिखता है, पहले बता दो। क्लियर है सर। क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। सुनो, तो गॉसियन सरफेस हमको पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि we will assume the Gaussian surface at that point where the electric field at 90 degree to the tangent on the surface, ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से, जिस सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट हो, 90 डिग्री पे हो उस सरफेस से टेंजेंट के जैसे। पहले वर्ड्स में लिख लो, we assume, लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, कितना एक बार फिर लिख लिया है, वो ऐसे बोलता हूँ लिखो। We assume the Gaussian surface in such a way, we assume the Gaussian surface in such a way that it will be 90. We assume the Gaussian surface in such a way that the tangent at this surface, tangent at this surface मतलब Gaussian surface, tangent at this surface will make 90 degree with the electric field, 90 degree with the electric field, और इसी को दूसरे तरीके से कह सकते हैं, एरिया वेक्टर on Gaussian surface will form 0 degree with electric field. Area vector on Gaussian surface will form 0 degree with electric field. हाँ जी, ये बात सही है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी भी बच्चे को? बोलिए। नो सर। नो सर। नो सर। ऑल क्लियर सर। क्लियर हुआ क्या? तो ये गॉसियन सरफेस अज्यूम करने का अपना पैटर्न है। अब जैसे देखो, कैलकुलेट द नेट फ्लक्स फ्लो क्लोज्ड सिलेंडर। अब तुम्हारे को एक सिलेंडर दिया ऐसे, ये सिलेंडर है,
इसकी लेंथ कुछ भी हो, इसकी रेडियस है r, इधर से भी पैक है, मींस की इट इज क्लोज्ड चैम्बर and there are uniform electric field lines like E. So calculate the net flux through the cylinder. Calculate the net flux through the cylinder. पहले तो तुम्हारे बोर्ड लेवल का एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। ठीक है, इस वाले का एरिया है, मान लो इस वाले का ये ऐसे ही होगा, इसका रेडियस है r, तो इसका एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर, तो इसी को मान लो a, तो ये भी और ये भी, इसका भी एरिया है, इसका भी एरिया है, और इसका सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया उतना कितना है 2 पाई r, तो यहाँ 3 एरिया है जी, आया समझ। तो नेट फ्लक्स में मैं ऑप्शन दे दूं, E dot A plus E dot A plus E into 2 pi RL, एक आंसर है, दूसरा है 2 E dot A, थर्ड है E into 2 pi RL, और लास्ट है 0। अब देखिए कौन बताता है। 0 लग रहा है। लग कैसे रहा है? क्योंकि सर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, 2 जगह को क्रॉस कर रही है, सेम मतलब शेप को। ये दो कॉन्सेप्ट जगह। तुमने पहले ही सीख लिया था, ठीक है, ये बता दिया था क्या मैंने? हाँ जी सर। इसी चैम्बर को, क्लोज्ड चैम्बर को एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 बार काटेगी तो नेट फ्लक्स वैसे ही 0 होगा, दिमाग लगाना ही नहीं। तो जसकरण का आंसर बहुत सही है, लेकिन इसका सब्जेक्टिव आंसर देखो, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, चलो सब्जेक्टिव आंसर मजा आएगा भाई। नेट फ्लक्स कितना होगा, phi1 plus phi2 plus phi3, ये कितने लोगों को समझ में आया, phi2 नेट फ्लक्स E डॉट ds, जी phi is equal to E डॉट ds की बात हम करेंगे, और क्या है ये तो है, ये स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है? अरे ग्रुप में भी बात किया करो तुम लोग, कहाँ चले जाते हो? हाँ जी बोलो। स्केलर क्वांटिटी सर। हाँ, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। तो ये देखो, अब सुनो, इसके थ्रू फ्लक्स देखना, इसके थ्रू फ्लक्स, इस पे जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो इधर होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0। तो इसको अगर मैं phi1 बोलूं और इसको इस एरिया से phi2 बोलूं, और इसके सरफेस के थ्रू मैं phi3 बोलूं, तो नेट फ्लक्स तीनों के समेशन के इक्वल होना चाहिए। हाँ ना में जवाब बताओ। तो सबसे पहले phi1 कितना होगा, E डॉट ds, E इंटू ds को मैं a मान लेता हूँ, cos 0 1 मतलब E phi2, ध्यान से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, यहाँ से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना 180 डिग्री, मींस E डॉट ds में थीटा 180 है, मतलब माइनस E। अरे होगा कि नहीं होगा? Yes. यस सर।
हाँ तुम लोग बोलते रहे। ये तो हो गया, इसका आंसर नहीं होना है। कैसे आना है देखो, 5 कैलकुलेट हो गया, 5 कैलकुलेट हो गया, 5 3 ई डॉट dx। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इसके सरफेस पे ऐसे एक कोई छोटा एरिया वेक्टर इसके सरफेस से 90 डिग्री का वैल्यू बनाएगी अंदर, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री, मतलब एंगल P into A into cos 90, that is 0. अब phi की वैल्यू E है, phi 2 की वैल्यू माइनस E, phi 3 की वैल्यू 0। टोटल फ्लक्स कितना? 0 फटाफट। एक हमने चार्ज रख दिया Q, और चारों ओर से ऐसे कपड़े से ढक दिए चारों ओर से, और उसी चार्ज को हमने एक R रेडियस के शेल से ढक दिया, R रेडियस के शेल से ढक दिया इसी की चार्ज को, तो इसके थ्रू फ्लक्स है phi 1 और इसके थ्रू फ्लक्स है phi 2। तो तुमसे मान लो बोर्ड में इक्वेशन पूछ लिया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन phi 1 एंड phi 2। क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन phi 1 एंड phi 2। चलो फटाफट A B C। सर सेम होंगे दोनों। यार सेम कैसे होगा? phi 1 is greater than phi 2, phi 1 is less than phi 2, phi 1 is equal to phi 2, none of these। आ जाओ, दिमाग लगा के बताओ। A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा है, C फॉर छोटा है, कौन सा है ऑप्शन? पर सर गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स तो मतलब तब बताना है, रुक जा, अभी थोड़ी ठंड रख भाई। ठीक है सर। हाँ पूछूंगा ना, अभी तो बताना जब पूछूंगा। टिक तो करो पहले, ऑप्शन इसमें टिक करो, ग्रुप में कौन से पे टिक है। पहले क्वेश्चन बना लो, ऐसे ही ऐसे किस क्वेश्चन आएंगे भाई। ये क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड लेवल का है। तुम लोग ऑप्शन क्यों नहीं देखो, सही टिक करने पे +4 मार्क्स, गलत पे -1, अटेम्प्ट नहीं करने पे -5 है। चलो नितिका कह रही है सी ऑप्शन है, और लोग क्या कह रहे हैं? अरे यार तुम लोग तब से आंसर बता रहे हो, जसकरण ग्रुप में कहीं नहीं लिख रहे हो तुम्हारा क्या है। चल कट कॉपी पेस्ट कर दिए सब। हाँ जी भाई, सो द आंसर इज छोटा है। हाँ जसकरण अब बताओ, सही बता रहे थे तुम, बोलो। बोलो, अबे क्विट क्यों कर दे रहे हो बार बार? क्विट क्यों कर दे रहे हो, बोलो। जसकरण बताओ आंसर। अच्छा हाँ सर मैंने लिखा तुम्हारा ये, सर मैंने कहा था क्योंकि गॉस लॉ के हिसाब से ये डिपेंड करता है जो क्यू इनक्लोज्ड है, मतलब एरिया वगैरह पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, ये शेप पे डिपेंड नहीं तो करता। क्यू इनक्लोज्ड दोनों में सेम है।
हाँ, क्यों इंक्लोज दोनों में सेम एक कंडीशन है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से चारों डायरेक्शन में निकले वो सब सरफेस को एक बार टच करती हुई निकलनी चाहिए। सबको समझ आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे बना दे। और इसमें भी तो चार्ज को ढकना है, चार्ज को ढक देना है चारों ओर से। तो सब चारों ओर से चार्ज जब ढक गया तो शेप चाहे कुछ भी हो सरफेस का, फ्लक्स उतना ही होगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, इसी में क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा नीड लेवल का क्वेश्चन कर देता हूं, घबराना मत, देख के बहुत आसान है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू एनी डायग्राम। Q upon 2 epsilon naught, Q upon epsilon naught, Q upon 2 pi R epsilon naught, NOT। फटाफट बोलो। Option B. It's 12 hours. अरे ग्रुप में बोलो। ग्रुप में तो आंसर है बी फॉर बड़ा एप्पल। तो ये जसकरण और ये कोई नंबर से भेज दिया इसने, किरण है शायद, नीतिका, हर्षित, मनिंदर सिंह, इन लोगों के आंसर सकते हैं। अब बताओ कैसे? क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds क्लोज्ड इंटरवल होता है Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब चैम्बर के अंदर कितना चार्ज है कितना डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो भाई चैम्बर के अंदर इतना भी क्यू चार्ज है, इसके चैम्बर के अंदर भी क्यू चार्ज है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन। दूसरा क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन सब नोट करो, यही क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे की साइड फ्लक्स मार्केट में जलेबी बेचते हैं जो ऐसे रखते हैं, देखा है? ऐसे उठा लेते हैं और जलेबी को ढकते, सेमी सर्कुलर रेडियस और क्यू चार्ज रखा है यहाँ इसके बेस पे। फ्लक्स बताओ, फ्लक्स थ्रू सेमी सर्कुलर शेप, फ्लक्स थ्रू द शेप। ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन। हाँ जी, आंसर अच्छा देखा, इसीलिए मैं कहता हूं कि थियरी पढ़ के कभी भी हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। फंस गए थे तुम यहाँ पे। अभी क्या बोला
कि Q enclosed upon epsilon naught means कि फ्लक्स होगा Q enclosed upon epsilon naught तब जबकि चैम्बर से पूरा चार्ज ढका हो। ये चार्ज चैम्बर से ढका है, सबका आंसर गलत है जी। ये चार्ज चैम्बर से ढका है नहीं, आंसर है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर मत रटना, अब इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जो जा रही हैं चारों, इनकी वजह से तो फ्लक्स हो जाएगा, लेकिन ये लाइन जो बिना टच किए जा रही है इनका क्या होगा? भाई ये अनटच्ड जा रही है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो चार्ज को ढक दिया करो। तो चार्ज को ढकने के लिए एक ऐसा ही जरूरत पड़ेगी। तो इसी टाइप के टू शेल से फ्लक्स आता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वन फ्लक्स वन शेल से कितना आएगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन। बोलो जी। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। है ना? अभी भी पूछ लो, टाइम है। मतलब ढका हुआ की वजह से है Q अपॉन एप्सिलॉन। तो ढकने के लिए इसी टाइप के कितने शेप चाहिए? तो 2 से जब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो 1 से। जसकरण तुम बात समझ पा रहे हो? यस सर। देखा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन घंटे लोग पूछता रहूंगा ना, क्वेश्चन बदल नहीं। लेकिन थोड़ा मैं लेक्चर को सोच रहा हूँ आगे बढ़ा दूं। कितना टाइम बचा है अभी? ठीक है, अब चलो एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना? एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ यूज किया जाता है। पहले तो यही जान लो, ठीक है? जैसे ये जो करवाया था, आर डिस्टेंस पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बताई थी? लैम्डा है। तो अगर ये लैम्डा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? 2 के लैम्डा बाई आर आती है ना? इससे Yes, भी sir. पूछी पड़ेगी। तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उस रेडियस का एक आइडेंटिकल, कौन सा शेप का गॉसियन सरफेस ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड से
उसका टेंजेंट 90 डिग्री बनाए। हमें तो लग रहा है सिलेंडर ले लो। तुमको क्या लग रहा है? जितने रेडियस पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उतने रेडियस की एक गॉसियन सरफेस ले लो, पैक कर लो। तो यहाँ से निकलेगा φ1, यहाँ से निकलेगा φ2। हाँ, यहाँ से होगा φ3। तो फाइ टोटल T dot ds E dot ds is equal to Q enclosed upon epsilon naught। प्रॉब्लम ये है कि Q enclosed पता नहीं, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो Q enclosed कितना होगा? 10 into लैम्डा। चलो Q enclosed पता लग गया। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखो, तो इसकी वजह से फ्लक्स देखना, यहाँ से एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये हो गया 0। यहाँ से एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये हो गया 0। ये दो की वजह से फ्लक्स 0, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, दोनों के बीच का एंगल 0। ये सही है। ईडीएस से काम चल रहा है, मतलब E into dx, dx मतलब 2 pi r is equal to Q enclosed lambda into L by epsilon naught। तो E is equal to lambda into L upon epsilon naught 2 pi r। बाकी नहीं समझे? लेफ्ट L से L से 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करो तो हो गया के लैम्डा बाय बिना इंटीग्रेशन वाला मेथड। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. सबको समझ आना चाहिए भाई। ये तो इनफाइनाइटली ऑड वाला हो गया। मैं होमवर्क दे देता हूं, तुम खुद करना। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट, होमवर्क लिखो इसी के हेल्प से, एनसीईआरटी बुक में है। फील्ड ड्यू टू infinitely charged sheet, पहला होमवर्क नंबर 2। ठीक है, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेप, uniformly charged thin spherical shape। शेल के अंदर, शेल के सरफेस पे, शेल के सरफेस से बाहर गॉस लॉ से करके आना। अब मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा पोटेंशियल की बात कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
अगला चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। अगला चैप्टर है ये। तो सबसे पहले पढ़ो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में हैव यू स्टडीड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? दैट विल बी द सिमिलर वन। वहां पे जो पॉइंट मास बॉडी मान रहे थे, यहाँ पे पॉइंट चार्ज मानेंगे, टेस्ट चार्ज पार्टिकल, बस कोई चेंज नहीं। ठीक है, जहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कह रहे थे वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज। अब लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पहले एक लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ scalar quantity. Electric potential is a scalar quantity. It is defined for test charge particle या unit charge particle. Test charge particle or unit charge particle. देखो यहाँ पे देखो, अगर कोई चार्ज पॉइंट चार्ज है Q, पॉइंट चार्ज Q है, तो R डिस्टेंस पे इसका पोटेंशियल अगर डिफाइन करना है यहाँ, तो इंफिनिटी से, ये पॉइंट है इंफिनिटी, इंफिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल या यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल, जैसे वहां यूनिट मास ला रहे हैं, यहां से इस पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन किया जाएगा वो इस चार्ज का इस पॉइंट पे पोटेंशियल कहलाएगा। बताऊंगा, यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस और कुछ फिर से सुन, इंफिनिटी से मान लो डिस्टर्ब किया मैंने इतना dx डिस्टेंस, तो ये आ गया यहाँ q नॉट, और यहाँ लाना है इसको p पॉइंट, p पे लाना है। तो पहले तो ये डिस्टेंस देखो, इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ, तो इसके बीच फोर्स कितना लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स q नॉट बाय x स्क्वायर न्यूटन। अच्छा, इतना डिस्प्लेस करने में वर्क डन कितना लगा? तो वो लगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स मींस F dx cos, देखो ये सेम चार्ज, ये भी सेम चार्ज, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। थीटा कितना होगा? 180, है कि नहीं? तो cos 180 की वैल्यू माइनस, दैट इज माइनस f dx। ये dw लिखना है क्योंकि छोटा डिस्प्लेसमेंट लाओगे तो छोटा काम करना, छोटे काम को इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां? इंफिनिटी से r तक। ये होगा, ये जो वर्क डन होगा वो एनर्जी के फॉर्म में इसमें स्टोर हो जाएगा सिस्टम में, और इसी को Q नॉट की वैल्यू 1 जब लोगे तो पोटेंशियल का नाम दिया जाएगा। तो यही एनर्जी आगे चलेगी। हाँ जी, माइनस f की वैल्यू डाल दीजिए, Q नॉट इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r dx अपॉन x स्क्वायर। नोट करना जरा,
तो जी माइनस ए क्यू क्यू नॉट 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x इंफिनिटी से r माइनस माइनस प्लस हो गया ए क्यू क्यू नॉट अपॉन r इतना जो इनर्जी लगी है, ठीक है, इतनी जो एनर्जी लगी है वही पोटेंशियल के फॉर्म में कहलाएगी, जबकि Q नॉट की वैल्यू 1 हो जाए, मींस कि U by Q नॉट इज द पोटेंशियल। और तुमने पढ़ा है V इक्वल टू W by Q पढ़ा तो है, ये वही कॉन्सेप्ट आ गया फिर से। मतलब पोटेंशियल अगर कहा जाए तो KQ by R होगा जब Q नॉट की वैल्यू 1 होगी। Q नॉट की वैल्यू अगर 1 होगी तो यही एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में कहलाएगा। इसकी यूनिट होगी जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकालो, इसकी यूनिट मैंने लिख दिया है जूल पर कूलम। जूल मतलब mLT -2 और L की पावर 2 अपॉन 80, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर? अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। वो ये है KQ नॉट अपॉन उसका है, ठीक है। तो इसको वर्ड्स के फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखो वर्ड के फॉर्म में। हाँ लिखना जरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो अभी जो बोलूंगा वो वर्ड के फॉर्म में लिखो, वर्ड्स नोट करो। It is defined as inverted comma. It is defined as the required amount of work done. Required amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to desired point. It's really good. Work done required to bring the unit positive charge from infinity to desired point, keeping its acceleration 0 means constant velocities. Keeping its acceleration 0 is called electrostatic potential. Is called electrostatic potential of charge at point P. इस चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पे डिफाइन होता है। बताओ ठीक? कुछ ग्रेविटेशन की याद आई होगी जो लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा हो। समझ आया? Yes, sir. हाँ जी, तो समझ आ गई ये बात। आज इतना ही रहने दें। कल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसका स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इसका स्टेटमेंट वही याद रखना जो मैंने बोला है। बुक में पढ़ोगे इसका स्टेटमेंट तो थोड़ा सा टिपिकल टेक्निकल टाइप का हो सकता है, ना समझ आए तो ये मेरा वाला स्टेटमेंट याद रखना, ठीक है, जो मैंने बोला। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ? हाँ, तो आज इतना ही। बातें और भी हैं अगली क्लास में। Thank you. Till then, stay connected and study hard.